नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में पाचन तंत्र जो हम लोग 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज पाचन तंत्र का लास्ट क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपको पूरी तरीके से पाचन तंत्र कंप्लीट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीनों क्लास बहुत अच्छी तरीके से अटेंड किए होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्लास को करने के पश्चात। देखिए, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि आप लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो परिवार वाले तो आपको ताना देते ही देते हैं। इसके साथ साथ आपके गांव समाज के लोग भी आपको बार बार बोलते हैं, इतना दिन से तुम लोग पढ़ रहा है, आखिर क्या किया। तो उन लोगों को आप एक क्योट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कहना है कि कुछ पल की खामोशी है, कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा। पड़ोसी तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो उन लोगों को आपको अभी जवाब नहीं देना, समय आएगा तो खुद ही उनको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों को बोलकर जवाब नहीं देना है, आप लोगों को अपने कलम अपने पेन के माध्यम से उन लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से भोजन का पाचन आपके पेट में होता है, स्टमक में होता है। और आपको पता है कि स्टमक को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। 3 पार्ट को जब डिवाइड करने के पश्चात हम लोग देखे थे कि इसी में भोजन पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि पाचन होता है। और पाचन में क्या क्या पाचन होता है पेट में, आप लोग को पता है दूध का पाचन होता है। जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो दही खाना पसंद करते हैं, और क्यों खाना पसंद करते हैं आपको हम अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अगर आप पीछे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पेट से भोजन आंशिक रूप से पाचित हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। आंशिक रूप से पेट में भोजन जब पचता है उसके पश्चात भोजन काइम का रूप ले लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में भोजन किस रूप में पाचन होता है, पाचन होने के पश्चात किस रूप में आ जाता है, तो इसको हम लोग काइम बोलते हैं। तो पिछले क्लास में भी आपको हम लिखा दिए थे, आज हम फिर लिख देते हैं, काइम बोलते हैं इसको। अब क्या हुआ, भोजन अब आएगा छोटी आंत में। आपको हम बताए थे कि अगले क्लास में छोटी आंत में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अब देखिए, भोजन आ रहा है अम्लीय अवस्था में। गौर करिएगा, HCl आपसे आपके शरीर में कौन सा ऐसा अम्ल है जो शरीर के अंदर निर्माण होता है, तो आंसर करिएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपके शरीर में बनता है, और किस अंग में बनता है, तो वो स्टमक में बनता है, पेट में बनता है। तो इस प्रकार से भोजन काइम का रूप तो ले लिया, लेकिन भोजन अम्लीय है। भोजन कैसा है? अम्लीय है। अब जब भोजन काइम कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। तो छोटी आंत के दीवार से बहुत सारा रस निकलता है, और ये रस जो होता है भोजन को पचाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाचक रस बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? तो छोटी आंत के दीवार से निकलता है। लेकिन भोजन को पचाने में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है यहाँ अग्नाशय। देखिए, आप लोग लेफ्ट साइड में आपको एक ग्रंथि मिलेगा जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। अब ग्रंथियां क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। तो हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय पेनक्रियाज। ये दोनों नेचर की है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह एंजाइम भी उत्पन्न करता है, और यहाँ से एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी स्रावन होता है, हार्मोन भी यहाँ से स्रावित होती है। इस प्रकार से इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से। किस ग्रंथि को जानते हैं? तो अग्नाशय को जानते हैं। अब होता क्या है, अग्नाशय के दीवार से, या कह सकते हैं अग्नाशय से मुख्य रूप से 3 प्रकार का आपको एंजाइम देखने को मिलता है, जो भोजन को पचाने में या भोजन को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिक्कत ये है, ये चोट्टा क्या कहता है कि देखो, भोजन अम्लीय है या क्षारीय है, हम प्रक्रिया नहीं करेंगे, यानी हम उस पर अपना प्रभाव नहीं दाब सकते हैं, या कह सकते हैं प्रभाव नहीं स्थापित कर सकते हैं, यानी उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उस भोजन को नहीं तोड़ सकते हैं। तो मामला गया, फंस गया यहाँ पर, क्योंकि भोजन अम्लीय अवस्था में आ रही है, और ये कह रहा है कि नहीं, हम भोजन को छुएंगे ही नहीं, हम अपनी एंजाइम है उसको स्रावित नहीं करेंगे। अब ये एंजाइम स्रावित नहीं करेगा तो भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा? तो एक और दिमाग लगाया गया
आप देखिएगा राइट साइड में जो गोलाकार संरचना है इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और ऊपर में जो आपको त्रिभुजाकार संरचना दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग लीवर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि शरीर में जिगर किसको बोलते हैं। अधिकांश लोगों को यह मालूम होता है कि जिगर मतलब जो होता है हार्ट होता है, हार्ट को ही वो लोग जिगर बोल देते हैं। एक गाना आया था जिगर का टुकड़ा ना, तो आप लोग को पता नहीं होगा कि जिगर जो है इसी यकृत को कहा जाता है। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं जिगर किसको कहा जाता है, तो इसी यकृत को हम लोग जिगर कहते हैं। कुछ लोगों को अजीब लगता होगा कि इतना दिन से जो है आप लोग जो है हार्ट को जिगर मान रहे थे, दिल को जो है आप लोग क्या मान रहे थे? जिगर मान रहे थे। लेकिन जिगर किसको बोलते हैं? यकृत यानी लीवर को जो है जिगर कहते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा। ये लीवर जो आपको दिख रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यकृत का वजन जो है लगभग 1.5 kg के आसपास होता है और ये सभी मनुष्य में वेरी करते रहता है। अब बच्चा छोटा है तो उसमें जो है कम होगा, और वयस्क हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वयस्क मनुष्य में यकृत का जो एवरेज वजन होता है, वेट होता है, वो लगभग कितना होता है? 1.5 kg के आसपास होता है। अब यकृत क्या करता है? यकृत के अंदर बनता है पित्त, बाइल जूस बनता है, और पित्त जाके स्टोर रहता है कहां पर? पित्ताशय में। याद रखिएगा 2 पॉइंट यहां पर याद रखिएगा आपको कि पित्त का निर्माण कहां होता है। तो पित्त का निर्माण होता है आपका कहां पर? तो इसमें होता है यकृत में पित्त का निर्माण होता है, यानी बाइल जूस का निर्माण होता है। लेकिन ये जाके स्टोर कहां रहता है? तो पित्ताशय में स्टोर रहता है। और ये बाइल जूस जो होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या काम करेगा? जो भोजन आएगा कहां से? पेट से आएगा। किसमें? छोटी आंत में। और यहां पर क्या होगा? पित्ताशय से निकलेगा पीत रस, और पीत रस जाके मिलेगा किससे? भोजन से। भोजन से मिलकर, भोजन जो है अम्लीय है और इधर से जाएगा क्षारीय। आपको पता है अम्ल और क्षार का जब मिलन होता है ना, तो बनता है लवण और जल का निर्माण होता है। जिस प्रकार से माता पिता का जब मिलन होता है तो बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार से जो है यहां पर पित्त और अम्लीय जो भोजन जब मिलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा एक तरह से। और न्यूट्रल होने के बाद क्या होगा? अग्नाशय कहेगा अब हम तैयार हैं भोजन को पचाने के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको बोलेगा कौन कि भोजन आ रहा है तुम छोड़ो। उसके बाद जब भोजन न्यूट्रल हो जाएगा तब अग्नाशय को कौन बोलेगा कि भाई भोजन न्यूट्रल हो गया अब तुम छोड़ो। तो इसके लिए जो है 2 पदार्थ, या कह सकते हैं वो भी एक तरह से एंजाइम है, या कह सकते हैं 2 ऐसा पदार्थ है जो दोनों को जगाता है, उठाता है। अरे बाबू उठ जाओ। जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे तो कुंभकर्ण की जब जरूरत पड़ा तो उनके शरीर पर से हाथी दौड़ाया गया, तब जाके ऐसा कहा जाता है। लेकिन हाथी दौड़ाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए, अब हुआ क्या कि जो यहां पर ये दीवार जो दिख रहा है आपको, दीवार छोटी आंत की दीवार, तो छोटी आंत की दीवार से ही 2 प्रकार के रस निकलता है। एक को बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, याद रखिएगा नंबर 1 कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। और दूसरा जो रस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटिन। ये 2। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कहता है कि बाबू भोजन आ रहा है, छोटी आंत में भोजन आ रहा है, तुम क्या करो यहां से जल्दी से अपना पित्त छोड़ो। तो पित्ताशय जो है धड़ाक से पित्त छोड़ेगा, जाके भोजन में मिल जाएगा। भोजन में जैसे मिला, भोजन हो गया न्यूट्रल। अब क्या होगा? सिक्रेटिन कहेगा चाचा अग्नाशय अब अपना काम जो है स्टार्ट करिए, भोजन हो गया है न्यूट्रल, अब अपना प्रभाव दिखाइए, जल्दी से इसको पचाइए। ठीक है, तो देखिए अब यहां से जो होगा सिक्रेटिन जो है इसको जगाएगा अग्नाशय को, और अग्नाशय की दीवार से धराधर 3 गोली निकलेगा। कितना गोली? 3 गोली। 3 गोली मतलब 3 एंजाइम निकलेगा अग्नाशय की दीवार से। अग्नाशय की दीवार से जो है 3 गोली निकलेगा, और ये गोली किस पर लगेगा? ये भोजन जो न्यूट्रल हो चुका है उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा, और धराधर जो है भोजन को मारने का काम करेगा, यानी तोड़ने का काम करेगा, उसको जो है एकदम पचाने का काम करेगा। तो चलिए तीनों का नाम देखते हैं। तो इसका शॉर्ट में याद रखिएगा L-एटिलेट।
LAT लेट। याद करिए, आपको हम मुख में यानी मनुष्य के जो मुख होता है उसमें भी हम एंजाइम याद करने का जो है तरीका हम बताए थे, शॉर्ट में MLTD बताए थे। तो 4 एंजाइम वहाँ याद रखना है और यहाँ पर 3। L से हो जाता है आपका लाइपेज, L से लाइपेज हो जाता है, A से एमाइलेज हो गया, एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये 3 जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों एंजाइम का नाम। अब तीनों एंजाइम काम क्या करता है वो भी हम लोग को देखना है, क्योंकि अभी तो तीनों टूट पड़ेगा और तीनों गोली जो है ना वो अपना अपना दुश्मन देखकर ही धावा बोलेगा। तो पहला जो है लाइपेज, लाइपेज मतलब याद रखिएगा लसर, लसर। जैसे आप लोग घी खाते हैं, तेल खाते हैं, ऑयली पदार्थ कुछ भी खाते हैं, वो क्या होता है, चिपचिपा होता है, लसर लसर होता है। तो लसर लसर मतलब होता है वसा। जितना भी वसीय पदार्थ होता है वो क्या होता है, एकदम चिपचिपा होता है, लसर लसर। तो वसा का पाचन कौन करेगा, वसा का पाचन करेगा लाइपेज। याद रखिएगा, वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाएगा, तो लाइपेज के द्वारा किया जाएगा, जो कैसा होता है, लसर लसर होता है, चिपचिपा होता है। अब हम बात करते हैं एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है, याद करिए कि कार्बोहाइड्रेट का पहली बार पाचन कहाँ हुआ था, तो मुख में हुआ था, और प्रोटीन का पहली बार पाचन कहाँ हुआ था, तो स्टमक में हुआ था। मुख में भोजन थोड़ा पचकर और किस माध्यम से आया था, तो ग्रास नली, जिसको हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली में किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन अंदर आया था, तो आपको याद होगा कर्माकुंचन की प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन नीचे की ओर आ गया था, पेट में आ गया था। लेकिन ओएसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं हुआ, सिर्फ एक क्या है, पाइप है, जिसके माध्यम से भोजन नीचे की ओर आया। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज करेगा। अब बच गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। याद करिए, स्टमक में यानी जो पेट था उसमें भी 2 प्रकार के एंजाइम आपको देखने को मिला था, और वहां पर भी जो है प्रोटीन का पाचन हुआ था। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखें तो जाकर देखिए, उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताए हैं किस प्रकार से स्टमक में भोजन का पाचन होता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार का एंजाइम जो है वो किसका पाचन करेगा, जो अब छोटी आंत में आया है भोजन उसका पाचन करेगा। तो भोजन हो गया है न्यूट्रल। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत, छोटी आंत जो होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को बोलते हैं डी, दूसरा भाग को जे, तीसरा भाग को आई। डी से हो गया ड्यूडेनम, जे से हो गया जेज्यूनम, और आई से हो गया इलियम। अब याद कैसे रखना है, तो एकदम सिंपल सा है, DJI, DJI, बस ये 3 वर्ड को याद रखना है, DJI। जैसे शादी का मौसम अभी चल रहा है, आप घर में बैठे हुए हैं, किसी का शादी होने के लिए आया, आपके समय ऐसा है कि डीजे बजा के शादी की जाती है, लड़का लड़की को घुमाया जाता है डीजे बजाकर। तो आपकी छोटी बहन या भाई आकर बोला, दीदी भाई डीजे आया, चलिए देखने के लिए। तो आप जो है जल्दी से दौड़ के जाते हैं डीजे को देखने के लिए, किसका शादी हो रहा है, कौन कौन उसमें झूम रहा है, नाच रहा है। तो याद करना है DJI, DJI कहाँ, छोटी आंत में। तो डीजे कहाँ आएगा, छोटी आंत में। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों भाग जो है वो छोटी आंत का है। और तीनों भाग में से बहुत ही मजेदार चीज ये है कि एक भाग ऐसा है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। वो कौन सा है, बीच वाला भाग होता है। ये जेजुनम जो भाग है, जेजुनम, इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। याद रखना है आपको, भोजन का पाचन जो है सिर्फ ड्यूडेनम में और इलियम में होता है। ये 2 ही पार्ट है जिसमें भोजन का पाचन होगा। और इससे भी बहुत सारा रस निकलता है, जो छोटी आंत है, छोटी आंत के दीवार से। तो इससे भी क्या होता है, भोजन का जो है कुछ अंग, जो पदार्थ जो बचा हुआ है, कुछ कण जो बच गया है, उसका फाइनली पाचन जो है वो छोटी आंत में हो जाता है। और छोटी आंत के कहाँ होता है, इलियम में जाकर जो है फाइनली भोजन का पाचन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं ड्यूडेनम का। तो देखिए, ड्यूडेनम में भोजन का पाचन होता है, इतना याद रखिएगा, ड्यूडेनम में जो है भोजन का पाचन होता है। भोजन जब पच जाता है तो कुछ समय तक जो है जेजुनम में रुका रहता है, और उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, इलियम में। अब इलियम में एक संरचना पाई जाती है, इलियम में एक संरचना पाई जाती है
जहां पर क्या होता है कि भोजन का अवशोषण होता है, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं, विलाई। तो आपसे पूछा जाता है कि विलाई जो है वो छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये इलियम वाले भाग में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, भोजन जब पूरी तरीके से पच जाता है, एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा कि भोजन का फाइनली पाचन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है छोटी आंत के इलियम में जाकर। छोटी आंत के जो है इलियम वाला भाग है, वहां पर जाकर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और जो विलाई वाला भाग है, विलाई में जाकर पचे हुए भोज्य पदार्थ से, पचे हुए भोजन से जो भी खाद्य पदार्थ प्राप्त हुआ, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज का अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत की विलाई में इसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए पित्ताशय। अब होता क्या है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि पित्ताशय में पथरी हो जाता है, स्टोन हो गया पित्ताशय में। तो स्टोन होने के पश्चात जो है पूरी पित्ताशय को काट कर निकाला जाता है, क्योंकि उसका इलाज संभव नहीं है। अगर उसमें स्टोन हो जाए तो इसका ऑपरेशन करके उस स्टोन को निकालने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, ना के बराबर है। तो इसलिए क्या होता है, इस परिस्थिति में कभी कभी देखा जाता है कि पूरी पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। अब जैसे ही पित्ताशय को काट कर निकालेगा तो आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बनता है, गौर करिएगा कि जैसे ही पित्ताशय काट कर निकाला है तो पित्ताशय निकलने के पश्चात जो है आपके शरीर में वसा का पाचन जो है नहीं के बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है लवण पाया जाता है। पित्ताशय में दो प्रकार की लवण पाया जाता है, यहां पर हम लिख दिए हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं, नंबर 1 सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। ये दो लवण जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पित्ताशय में। अब ये दोनों लवण करता क्या है, तो दोनों लवण जो है वो क्या करता है, आपके शरीर में वसा को तोड़ने का काम करता है। ये वसा को जो है छोटे छोटे कण में तोड़ने का काम करता है। जैसे ही पित्ताशय काट कर निकाल दिया जाता है तो आपके शरीर में वसा का पाचन नहीं हो पाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, जिस मनुष्य के शरीर में पित्ताशय नहीं है उसके शरीर में किस पदार्थ का पाचन नहीं होगा, और ऑप्शन रहेगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कि उस मनुष्य के शरीर में वसा का पाचन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पित्ताशय काट दिया गया है और पित्ताशय में जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट था, इन दोनों का अभाव हो गया, जिसके चलते इनके शरीर में वसा का पाचन नहीं हो पाया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये फोटो का निर्माण करिए, क्योंकि फोटो बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोटो आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है भोजन का पाचन फाइनली हो चुका है और भोजन जो है अवशोषित हो चुका है। जो पदार्थ जो था, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, वसा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वैसे भोजन को पाचन होने के पश्चात जो है वैसे पदार्थ जिससे अब मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, उसका जो है अवशोषण हो चुका है। कहां पर, तो विलाई में हो चुका है। अब जो बच गया है वेस्ट पदार्थ बच गया है, यानी भोजन को अवशोषित करने के बाद, जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने के पश्चात जो अब खराब उसमें मल बच गया है, अब उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा छोटी आंत से कहां पर, बड़ी आंत में। तो इन सभी को हम लोग अब इरेज करेंगे और यहाँ से जो है बड़ी आंत की संरचना का जो है फॉर्मेशन करेंगे, किस प्रकार से जो है बड़ी आंत में भोजन पहुंचेगी। और बड़ी आंत में भोजन पहुंचने के पश्चात जो है बड़ी आंत के लास्ट में आप देखे होंगे रेक्टम होता है, जहाँ से मल जो है शरीर के बाहर निकलता है। तो उस रेक्टम की भी हम लोग संरचना देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख लीजिए जो भी दिया गया है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशय में ये तीन महत्वपूर्ण जो है प्रोटीन ये तीनों जो है एंजाइम आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे बड़ी आंत की। बड़ी आंत जो होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। पहली बात तो ये नोट करिएगा कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन कहाँ हुआ, तो भोजन का पाचन फाइनली हो गया छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में जो है भोजन का फाइनली पाचन हुआ, तो इलियम वाले भाग में।
अब हम देखेंगे बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में जैसे हम देखेंगे तो भोजन यहाँ पर क्या होगा, जो बचा हुआ इसमें पानी वगैरह रहता है, वाटर कुछ बचा हुआ है, उस वाटर का अवशोषण होता है, उस पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आप भी बनाइए, बनाने की कोशिश करिए। देखिए फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो नहीं बनाइएगा तो फिर आपको बड़ी आंत समझने में बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ आप लोग रेक्टम बना दिए। चलिए ऐसे करके जो है कुछ संरचना आपको देखने को मिलता है बड़ी आंत। और यहाँ से भोजन कहाँ चल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है एक संरचना पाया जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यहाँ पर एक संरचना पाया जाएगा आपके शरीर में, देखिएगा दाहिना साइड नीचे में जो है अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स की हम बात करेंगे आगे। तो अब क्या होता है, इसका भी 3 पार्ट, बड़ी आंत का भी 3 पार्ट है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीकम। सीकम बीच में होता है कोलन, और लास्ट में होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होता है बड़ी आंत का। जिस प्रकार से छोटी आंत का भी 3 पार्ट, स्टमक जो पेट था उसका भी 3 पार्ट, और बड़ी आंत का भी 3 पार्ट। तो पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलम, कोलन, तीसरा जो भाग हो गया रेक्टम। ये 3 भाग आपको देखने को मिलेगा बड़ी आंत में। अब ये तीनों भाग में क्या होता है, ये भोजन जो इसमें गया है, पचा हुआ भोजन, जो वेस्ट पदार्थ जो बच गया है, अब इसमें क्या होगा, बचा हुआ जो पानी उनी होगा ना, वो पानी का अवशोषण इसमें हो जाएगा, और उसके बाद जो मल है ये इसके माध्यम से आपको बाहर निकल कर आ जाएगा। अब होता क्या है कि बड़ी आंत के बाद भोजन जो है रेक्टम के माध्यम से आपके शरीर के बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से देखें कि भोजन का पाचन जो है मुख से स्टार्ट हुआ था, माउथ से स्टार्ट हुआ था, और रेक्टम तक जो है भोजन पहुंच गया। 3 क्लास में जो है हम कंप्लीट किए कि किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो है पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम देखेंगे कि पूरे पाचन प्रक्रिया में आखिर क्या क्या स्टेप्स आया रेक्टम तक। तो 4 स्टेप जो है, 4 से 5 स्टेप इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले भोजन को आप जब ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण होने के बाद भोजन का हो जाता है पाचन। दूसरा स्टेप क्या हो गया, भोजन का पाचन। तीसरा स्टेप जो होता है, भोजन का पाचन होने के बाद भोजन का होता है अवशोषण। भोजन जब अवशोषित हो जाता है, अवशोषित होने के बाद भोजन का होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, और उसके बाद लास्ट में होता है क्या, रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, इसी को बोलते हैं मल परित्याग। मल परित्याग जो है रेक्टम के माध्यम से हो जाता है। तो ये 5 जो स्टेप आपको देखने को मिला है, इसके कारण जो है पूरी जो है पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो अब हम 5 जो है पॉइंट आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुछ नहीं है, अब बड़ी आंत में क्या है, तो बड़ी आंत में आपको ये चाहिए कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें सिर्फ जल का जो भी अपशिष्ट जल हो गया, यानी जो एक्स्ट्रा जल हो जाता है, जो छोटी आंत में उसका अवशोषण नहीं हुआ, उस जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। और ये बड़ी आंत कुछ नहीं है, बड़ी आंत एक पाइप है जिसके माध्यम से मल को बाहर निकाला जाता है। अब इसके दाहिना साइड में नीचे में एक संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। आखिर अपेंडिक्स होता क्या है, देखिए अपेंडिक्स जो होता है इसमें से कुछ रस निकलता है जो मनुष्य एवं कह सकते हैं कि जीवों के शरीर में जो फाइबर्स होता है, या कह सकते हैं घास फूस, आप लोग देखे होंगे कि घास जो होता है खाया जाता है जानवरों के द्वारा। तो घास में क्या होता है कि उसमें जो फाइबर्स पाया जाता है, या कह सकते हैं उसमें जो सेल्यूलोज पाया जाता है, तो सेल्यूलोज का पाचन जो होता है यही अपेंडिक्स के द्वारा किया जाता है। तो जानवरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जो है जाना जाता है अपेंडिक्स, लेकिन हमारे शरीर में जो है अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर में 100 से अधिक, लगभग जो है 100 से अधिक जो है अवशेषी अंग पाया जाता है। जैसे ये आपका जो केस दिख रहा है, कान दिख रहा है, कान का जो बाहरी परत है, नाखून है, ये सब जो है ना अवशेषी अंग में काउंट किया जाता है। और अपेंडिक्स को भी हम लोग क्या करते हैं, तो अवशेषी अंग में इसको हम लोग गिनते हैं।
तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें पथरी हो जाता है, अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है। तो देखे होंगे कि अपेंडिक्स को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके निकालने के पश्चात हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए ये अवशिष्ट अंग के रूप में जो है इसको हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से देख लिए अपेंडिक्स किधर होता है। तो याद रखिएगा, अपेंडिक्स हमेशा मनुष्य के शरीर में दाहिना साइड नीचे की ओर होता है। ये जो रेक्टम आपको दिख रहा है, रेक्टम के पास, रेक्टम के थोड़ा सा पास में जो है दाहिना साइड में ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में कितने कितने स्टेप जो है फॉलो किए गए। तो पहला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, तो पहला स्टेप हो गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन अपने माउथ से जो है शरीर के अंदर आप ग्रहण करते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। तो पहला प्रक्रिया होता है। दूसरा प्रक्रिया जो होता है पाचन। पाचन। तीसरा प्रक्रिया जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण। चौथा प्रक्रिया जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। और लास्ट की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं मल परित्याग, मल परित्याग। ये पांचों प्रक्रिया के माध्यम से हमारा जो है पाचन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख लिए किस प्रकार से जो है कौन कौन से स्टेप के द्वारा जो है हमारे शरीर में भोजन का जो है पाचन हो जाता है। तो एक चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर स्वांगीकरण किसको कहते हैं। स्वांगीकरण, अवशोषण तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होता है कि भोजन का जब पाचन हो जाता है, छोटी आंत के बिलाई में जाकर भोजन का जो है, जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तो पोषक पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत की बिलाई में किया जाता है। तो ये अवशोषण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। यानी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया, खींच कर जो है कोशिका में भेज देता है। वो बिलाई क्या करता है, वो कोशिका को ट्रांसफर कर देता है, लीजिए अब इससे भोजन बनाइए आप। अब क्या होगा, अवशोषित पदार्थ, अवशोषित पोषक पदार्थ से भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अवशोषित पोषक पदार्थ से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, जैसे आप लोग को आप श्वसन, अगला चैप्टर हम लोग जो है श्वसन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से भोजन का जो है वहाँ पर जो ग्लूकोज, अब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जो है पाचित हुआ, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज का किस प्रकार से विखंडन होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा, ये हम लोग जो है श्वसन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी एक भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तो देखिए स्वांगीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी पदार्थ, पोषक पदार्थ का अवशोषण हुआ है, उस पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, उसी को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरा चीज आप लोग देख लिए। अब क्या होता है, आप लोग का कभी कभी आदत गलत होता है कि बहुत जोर से लगा हुआ है तभी आप बाथरूम जाते हैं, अगर जोर से नहीं लगता है तो आराम से सोए रहते हैं, बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है। और इसका क्या होता है, खामियाजा क्या भुगतना होता है, आपके शरीर के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप समय पर जो है बाथरूम गए नहीं। तो क्या होता है कि आपका मल जो है ना गंध करने लगता है। जब आपके शरीर से गैस निकलता है तो बहुत ही स्मेल देता है, बहुत ही गंध करता है। तो गंध क्यों करता है, तो इसमें दो पदार्थ होता है जिसके चलते गंध करता है। एक को बोलते हैं इंडोल और दूसरा को बोलते हैं एस्केटोल। इंडोल और एस्केटोल दो ऐसे पदार्थ हैं जिसके चलते आपका मल जो है वो गंध करता है, यानी बदबू देता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि आपका मल जो है ना वो पीला क्यों हो जाता है। आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हरा या कोई भी ऐसा पदार्थ खाते हैं, लेकिन आपका मल जो है लास्ट में जाकर पीला ही हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें जो है दो पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टरकोबिलिन और यूरोबिलिन। एस्टरकोबिलिन यहाँ पर लिख देते हैं बड़े अक्षर में, एस्टरकोबिलिन और यूरोबिलिन। ये दो पदार्थ जो है जिसके चलते जो है आपका आपका जो मल जो होता है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम ऐसा है, उटपटांग नाम है कि एक बार आपको पढ़ने से, याद करने से याद नहीं होगा, बार बार इसको रिवीजन करिए। लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ने से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अगर ऑप्शन आया
तो आप ऑप्शन से जो है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, आप इसका आंसर आप कर सकते हैं, इतना आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर क्लास जो है अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। और जहां भी आपको डाउट लगा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम जो है पूरी प्रयास करेंगे कि आपका जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है क्लास को आपको प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है आपके लिए। और आप लोग पढ़िए, अपने माँ बाप का सपना को साकार करिए। और देखिए, गांव समाज के जो भी लोग हैं उनका काम है बोलना। गांव में कहावत है, जब हाथी रोड से चलता है ना तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, यही बात है। इसलिए जो है आप किसी को जवाब मत दीजिए, क्योंकि अभी आपका समय है स्ट्रगल का। स्ट्रगल के टाइम में किसी को जवाब नहीं दिया जाता है, जवाब खुद ही मिल जाएगा। सिर्फ अपने मकसद पर आप अड़ग रहिए और अपने आप में विश्वास रखिए कि हम जो है कुछ कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आप, तब जाकर आप कुछ पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है और दिल पर ले लिए कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाया, सभी लोग बोल रहे हैं तुमसे कुछ नहीं होगा तो हम भी मान लेते हैं कि कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है, कुछ जुनून है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर जुनून नहीं है तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, पहले ही हम बोल देते हैं आप लोगों को। इसलिए आप लोग जो है एकदम जुनून के साथ तैयारी करिए। अभी एनटीपीसी और रेलवे की वैकेंसी है, और बिहार में आप लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी की और बीपीएससी आने वाली है, 70th बीपीएससी। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी आया था वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, फिर से होगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करिए। और उत्तर प्रदेश जो है एसआई का वैकेंसी जो है वो भी आने वाली है। जो चुनाव जैसे ही खत्म होगा, लोकसभा का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये नहीं कि वैकेंसी आएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे, अभी से आप लोग लग जाइए और वैकेंसी का इंतजार मत करिए, पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिए कि अब की बार आखिरी बार, ये स्लोगन होना चाहिए। आप अपने जहां पर पढ़ते हैं वो दीवार पर लिख दीजिए, अब की बार आखिरी बार, इस बार हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर कर ही रहेंगे। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।